नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नामिशम एकेडमी में। आज हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में हम लोग स्वर के बारे में पढ़ चुके थे। स्वर की 2 क्लासेस हमने ली थी। स्वर उसमें फिनिश हो गया था। उससे ज़्यादा स्वर में पूछा नहीं जाता है। अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजनों में जैसे स्वर के हमने भाग बताए थे, ऐसे इसी तरीके से हम व्यंजन के कुछ भाग बताएंगे, उनके उच्चारण स्थान बताएंगे। देखते हैं, सबसे पहले डालेंगे हम लोग व्यंजन। व्यंजन इसमें लिखने वाली बात ज़्यादा नहीं है, समझने वाली बात है कि बिना स्वर की सहायता से, ध्यान दीजिएगा कि बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। कैसे? अब जैसे आप बोलते हैं, आप लिख लीजिए कि बिना स्वर की सहायता से, मैं किताबी लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा, मैं व्यवहारिक लैंग्वेज लिखवाऊंगा, जिससे आप अभी जब अपने नोट्स देखें तो आपको तुरंत समझ में आए। बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। अब ये कैसे? ये ऐसे जैसे आप बोलते हैं का, आपने बोला का, तो का में आप देख रहे हैं जब उच्चारण कर रहे हैं का, तो लास्ट में आपके मुंह से निकल रहा है आ, निकल रहा है। तो अगर हम का व्यंजन लिखते हैं तो होगा ऐसे, का व्यंजन लिखा जाएगा ऐसे। अगर हम बोलते हैं ये होगा हमारा पूरा का। ठीक है, व्यंजन जो होते हैं बिना स्वर की सहायता से नहीं होते हैं। अगर शुद्ध अलग का लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा डैश लगा के। अगर स्वर साथ में होगा तब बनेगा जाकर वो पूरा आ। ठीक है, तो बिना स्वर की सहायता से कोई भी व्यंजन, चाहे आप कोई भी का, खा, गा, घा, अंगा, सब में आ रहा है, लास्ट में कोई भी व्यंजन बोले आप लास्ट में आ ही आएगा। तो समझ में आया व्यंजन क्या है? बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। इस वजह से खा देख लीजिए। अब बोला हमने खा, तो खा में क्या है? ख प्लस आ। अब इसी तरीके से बोले हम की में क्या है? का प्लस छोटी ई। इसमें खी, तो खा प्लस बड़ी ई। इसमें आ स्वर है, इसमें भी आ स्वर है, इसमें छोटी ई स्वर है, इसमें बड़ी ई स्वर है। अगर बात करें कू की, तो कू में क्या है? का प्लस छोटा ऊ। अगर बात करें कू की, तो का प्लस बड़ा ऊ। इसमें छोटा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ, ये सारे स्वर ही तो हैं। तो बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। पहला क्लियर। दूसरा बात करते हैं कि अब बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है? सबसे पहले व्यंजनों के वर्गीकरण में आता है स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं कि जैसे हमारे फेफड़े से हवा निकलती है, फेफड़े से हवा निकलती है, वो गले से होते हुए, कंठ से होते हुए हमारे मुख से बाहर निकलती है। और मुख से बाहर निकलती जो हवा हमारे मुंह से, फेफड़ों से निकली है, वो कहाँ कहाँ टकराती है, वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था KTMDO, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ये बताया था। तो ये क्या है? उच्चारण स्थान है। तो ये स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? का से मा तक, का से मा तक, इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन इन्हें इसलिए बोलते हैं कि जो हवा निकलती है वो कहीं ना कहीं, वो हवा जो है हमारे कंठ में या फिर तालू में या फिर दांत में या फिर मतलब कहीं ना कहीं टकराती हुई आती है, इसलिए इसे हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। हम लिखवा चुके थे, देखो का वर्ग था, चा वर्ग था, ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। हमने शॉर्ट फॉर्म बता दिया KTMDO। अब यहाँ पे कुछ लोग मूर्धन्य में मूर्धा बोले या मूर्धन्य बोले, इसमें कंफ्यूजन थी। मूर्धन्य वो होता है जो ऊपर की छत होती है, मतलब जो ऊपर वाला तालू होता है उसका जो सबसे लास्ट वाला, मतलब आगे यहाँ पर सबसे लास्ट वाला होता है, उसे हम मूर्धन्य बोलते हैं। दांत के पहले, ठीक है, सबसे लास्ट में उसे हम मूर्धन्य बोलते हैं। तो ये क्लियर है। उसके बाद करते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो होते कितने हैं। व्यंजन अगर हम उच्चारण के आधार पर देखें तो वो 33 होते हैं। अब कैसे होते हैं ये समझाएंगे। व्यंजन
व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वो 33 होती है। 33। अब 33 कैसे होती है ये समझेंगे। देखिए 33 होती है। सबसे पहले 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, ये का चा टा, ये 25 होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है 4 आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो यारा अलावा होते हैं। 4 होते हैं अंतस्थ, हम बता चुके हैं अंतस्थ क्या होता है, यारा लावा, ठीक है। 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर उसके बाद में आता है 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं ये भी आगे आपको बताएंगे। ऊष्म व्यंजन होते हैं तो 25 4 29 4 33, ये मिलाकर 33 बनते हैं। अगर पूछता है कि व्यंजनों की संख्या उच्चारण के आधार पर कितनी है तो 33 होगी। अगर लेखन के आधार पर पूछा जाए तो 35 होती है। लेखन के आधार पर ये होता है उच्चारण, यहां पे लिख लेंगे आप उच्चारण, उच्चारण के आधार पर। अगर लेखन के आधार पर पूछे, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर 35 होते हैं। 35 कैसे हो जाते हैं? ये तो ये 33 होंगे ही, 2 जुड़ जाते हैं ढ़ और ढ़, ये हो जाते हैं आपके मिलकर, इन्हें बोलते हैं हम उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं। बट अगर टोटल लेखन के आधार पर पूछे तो 52 होते हैं। अब 52 कैसे होते हैं देखते हैं। देखिए 25 स्पर्श व्यंजन, चलो ठीक है, हम स्पर्श व्यंजन को काउंट ना करें अलग अलग, इन सबको तीनों को एक काउंट कर लें। मतलब उच्चारण के आधार पर 33 होते हैं, ठीक है। उच्चारण के आधार पर ये 33 हो गए, ठीक है। 2 हो गए हमारे उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त हो गए, ठीक है। ये कितने हैं? 2। 13 हमारे स्वर हो गए, ठीक है। 13 हमारे स्वर हो गए। अब कितने हुए? फिर संयुक्त व्यंजन 4 हो गए संयुक्त, संयुक्त व्यंजन कितने? 4। अब काउंट कर लीजिए 33 और ये 2 और ये 13 और ये 4, 1 कैरी 3 4 5, 52 हो गए। कितने हो गए? 52 व्यंजन। ऐसे तरीके इस तरीके से जाकर 52 हमारी वर्णमाला बनती है, ठीक है। अगर हम वर्णमाला की बात करें तो 52 होते हैं। क्लियर है आपको? ऐसे बनते हैं। 13 स्वर होंगे, उसमें से 2 उत्क्षिप्त हुए। 33 कैसे बने? उसमें से 25 स्पर्श हैं, 4 अंतस्थ हैं, 4 ऊष्म हैं। फिर उसके बाद में आपका संयुक्त व्यंजन भी आते हैं, जगह छत्र ज्ञा अस्रा, ये संयुक्त होते हैं जो 2 से मिलकर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम कि जो आगत ध्वनियाँ होती हैं, आगत मतलब वो बाहर से आई हुई हैं, तो अगर आगत ध्वनियों को मिला लें तो 56 हो जाते हैं। वर्णमाला की संख्या 56 हो जाती है। अगर आगत ध्वनियाँ 56 हो कैसे जाती है? 4 हो जाते हैं हमारे आगत ध्वनि। आगत ध्वनि क्या होती है? जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है। नुक्ता का मतलब क्या होता है? जैसे का के नीचे हमने बिंदी लगा दी, क, फिर ख, ज और फ, हाँ यही होते हैं क ख ज और फ। नहीं, खा नहीं होता इसमें, क ग ज और फ, ये 4 मिलकर, ये 4 अगर और जोड़ दे तो 56 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका, हमने व्यंजन बताए। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन का वर्गीकरण बता चुके थे, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ है, ठीक है। उसके बाद में हमने बताया कि 52 कैसे हो जाते हैं, ये भी बताया। 56 भी हो जाते हैं। उच्चारण के आधार पर अगर देखा जाए तो उच्चारण के आधार पर 33 होते हैं। लेखन के आधार पर अगर पूछे तो लेखन के आधार पर वर्णमाला की संख्या 52 होती है। 52 कैसे बनते हैं ये भी बता चुके हैं आपको। फिर आगे बात करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन बता चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। देखिए क्या, थोड़ा रेस्ट कर लें। अब बात करेंगे हम लोग अंतस्थ व्यंजन की। एक मिनट, सॉरी।
अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? यारा लावा, आप सबको पता है। यारा लावा में भी कुछ देखिए, यारा ला वा, यारा ला वा। यारा लावा की अगर बात करें हम तो या और वा को, या और वा, इन्हें हम अर्ध स्वर बोलते हैं। और अर्ध स्वर क्यों बोलते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले या को अर्ध स्वर बोलते हैं। अर्ध स्वर क्यों बोलते हैं? जैसे आपने बोला कढ़ाई, चलो मिठाई बोलते हैं, मिठाई। आपने बोला मिठाई, तो मिठाई ऐसे भी सही है, पर लिखा कैसे जाता है? ऐसे, मिठाई। अगर ये लिख दे, क्या गलत कह देगा आदमी? कह देगा, क्योंकि चलन में ये है मिठाई और ये नहीं यूज किया जाता है, तो मिठाई हम लोग ये कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे? अर्ध स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कभी कभी व्यंजन बन जाता है, कभी कभी स्वर बन जाता है। तो या देखिए आप पे, यहां पर अभिव्यंजन है और यही या स्वर बन गया, तो क्या हो गया? ये कभी कभी स्वर भी बन जाता है और कभी कभी व्यंजन भी बन जाता है। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं कि फिर बात करते हैं रा की। रा की अगर बात करें तो रा जो होता है वो सबसे पहले इसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। या का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। रा जो होता है वो प्रकंपित होता है, लुंठित होता है। प्रकंपित क्यों होता है? क्योंकि जब आप बोलेंगे इसे तो एक कंपन सा होगा, सर रा रा रा, कंपन सा आ रहा है, इसीलिए इसे प्रकंपित बोलते हैं। लुंठित क्यों बोलते हैं? लुंठित इसलिए बोलते हैं, जब आप बोलेंगे रा तो देखेंगे आप यहां पर आपकी जबान मुड़ गई है, रा रा ऐसे टाइप में, तो इसे प्रकंपित या लुंठित भी बोलते हैं, लुंठित भी बोलते हैं। फिर उसके आगे अगर बात करें, इसे दंत भी बोलते हैं, वत्स्य भी बोलते हैं। इसका उच्चारण स्थान दंत भी होता है और वत्स्य भी होता है। इसका उच्चारण स्थान दंत और वत्स्य। और वत्स्य व्यंजन क्या होते हैं? वत्स्य व्यंजन आपको बता चुके हैं, ऊपर के जो दांत के मसूड़े होते हैं, जो आपके ऊपर दांत हैं उनके जो मसूड़े होते हैं, उन्हें हम वत्स्य स्थान बोलते हैं। वहां पे जो वहां से जो उच्चारण स्थान होता है उसे हम वत्स्य व्यंजन। जैसे आप बोलेंगे रा, तो रा देखेंगे आपकी जबान जो है दांत के पहले जो मसूड़े हैं वहां से उसका उच्चारण स्थान हो रहा है। अगर रा, ठीक है, तो जो मसूड़े हैं वहां पे जबान लग रही है, इसीलिए से हम वत्स्य व्यंजन बोलते हैं। फिर बात करते हैं ला की। ला होता है, ला को हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। इसमें पार्श्विक व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप ला बोलते हैं तो आपकी जबान बीच में रहती है और आसपास से हवा निकल जाती है। अब ला बोलिए, ला ला ला, तो जब आप ला बोलेंगे तो देखेंगे कि हवा जीभ के पास से, मतलब बगल से निकल जाती है, इसीलिए बोलते हैं इसे पार्श्विक व्यंजन। इसमें लिखने वाली बात नहीं है। फिर आगे बात करते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका भी उच्चारण स्थान दंत और वत्स्य होता है। दंत और वत्स्य भी होता है। ठीक है, या और वा की बात होगी थी, या और वा को एक में कर लीजिए, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की बात हो गई यहां पर। अब आगे बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन के बाद में जो वा होता है, वा को हम दंतोष्ठ भी कहते हैं। अगर वा को अलग से कहा जाए तो इसे दंतोष्ठ भी बोलते हैं। दंतोष्ठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि दांत और नीचे वाला होंठ मिलाकर बनता है हमारा वा। जैसे बोला वा, तो नीचे वाला होंठ कंबाइंड है और दांत ज्वाइन है, इसीलिए हम इसे दंतोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, वा दंतोष्ठ हो गया, इसका दंत ओष्ठ से उच्चारण स्थान होता है। अब बात करते हैं कि ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए, ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? अगर ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की बात करें तो शा, खा, शा, हा, इसे बोलते हैं हम ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। शा,
शा, कुछ लोग शा भी बोलते हैं, कुछ लोग खा भी बोलते हैं इसे। तो शा, शा, खटकोला शा, शा, हा, इसे बोलते हैं ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। अच्छा, ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसमें से हवा मुंह से निकलती है तो उसमें घर्षण होता है। जब आप बोलेंगे स स स हा, तो आप देख रहे हैं बड़ा संघर्ष कर रही है हवा, तब निकल पा रही है, इसीलिए इसमें ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। और ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन इसलिए बोलते हैं जब आप इनका उच्चारण करेंगे, जब आप इन्हें बोलेंगे तो आपके मुंह से जो है गर्म हवा निकलेगी। आप मुंह के आगे हाथ लगाइए और आप बोलिए स ख, सॉरी स श स ह। जब आप बोलेंगे देखिए आपके हाथ जो है गर्म हवा निकल रही होगी, आपको ऐसा महसूस होगा। ठीक है, इसलिए इसे हम ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान होता है टी एम डी के, टी एम डी के। अब टी क्या है? टी हो गया तालव्य, एम क्या है? एम हो गया मूर्धा, डी क्या है? डी क्या है? दंत्य, और के क्या है? के है कंठ। ठीक है, शाखा शाह का भी उच्चारण स्थान हमने आपको बता दिया। जो अधिकतर टीचर छोड़ देते हैं इनका उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, ये सब नहीं बताते हैं, जो कि आजकल क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। क्योंकि वो जो पुराना था वो पुराना हो गया, उस पर परंपरागत तरीके से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए कैसे समय से सब चेंज होता रहता है। संयुक्त व्यंजन हमने बताया था आपको। संयुक्त व्यंजन जो हमने छत्र, ग्र और स्र बताया था, वो कैसे कैसे बनते हैं उसके बारे में हम जब स्वर बता रहे थे तभी हमने उच्चारण स्थान उसका बता दिया था। जब हमने KTM DO के बारे में बात की थी तभी हमने उसके बारे में बता दिया था। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं? स्पर्श संघर्षी, च छ ज झ, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? च छ ज झ, च छ ज झ, इन्हें कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्योंकि जब आप देखेंगे जब ये बोले जाते हैं च छ ज झ, तो जो हवा है स्पर्श करती हुई आ रही है, ठीक है, पर संघर्ष करते हुए भी आ रही है, इसीलिए इसे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। आप जब एक दो बार पढ़ेंगे अपने आप रट जाएगा। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ ज झ होता है। फिर आपको द्विगुण या उत्क्षिप्त या नवविकसित व्यंजन बता चुके हैं आपको। ढ़ ओढ़ा होता है, देखिए उत्क्षिप्त बोलो चाहे उत्क्षिप्त, या द्विगुण बोलो या नव विकसित व्यंजन बोलो, ये दोनों से तीनों चीजें यही हैं। ये क्या है? ड़ा और ढ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण। मतलब प्राण वायु के आधार पर जो मुख से वायु निकलती है, जो व्यंजन का उच्चारण होता है, तो अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे प्राण क्या होता है। प्राण मतलब वो अपने अंदर जो प्राण है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। देखिए अगर हम प्राण की बात करें, प्राण वायु के आधार पर उच्चारण स्थान, प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर अगर बात की जाए तो प्राण क्या होता है? प्राण का मतलब होता है प्राण इज इक्वल टू वायु, अर्थात हवा। ठीक है, प्राण का मतलब यहां पर है हवा। हवा कैसे निकल रही है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें दो टाइप होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। पहला देखिए आप, अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्प प्राण के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अल्प प्राण के बारे में। इसमें लिखेंगे कि हवा जो है मुख से
कम निकलती है। अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो स्पर्श व्यंजन जो 25 हमने बताए थे वो हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमने 25 लिखे हैं, ठीक है। ये स्पर्श व्यंजन है। अब इस जो हम अल्प प्राण की बात कर रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते 1, 3, 5। कौन कौन से? 1, 3, 5। यहाँ पे लिख लीजिए 1, 3, 5 और या, र, ला, व भी होते हैं। अब आपके ऊपर से निकल गया, जिनको आता है उनको आता है और जिनको नहीं आता उनके ऊपर से निकल गया होगा। बात करते हैं 1, 3, 5 का मतलब क्या। देखिए ये कॉलम है, देखिए ये कॉलम है, ठीक है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम। 5 कॉलम है। हम क्या बात करें? 1, 3, 5। 1, 3, 5 ये कौन से हैं? इनकी अगर बात की जाए तो ये हैं हमारे अल्प प्राण। क्या है ये? अल्प प्राण। और अल्प प्राण का मतलब हमने क्या बताया अभी कि हवा मुख से कम निकलती है। मतलब जब आप इन्हें बोलेंगे तो आपके मुंह से हवा कम निकलेगी। आप बोल के देखिए, क हो गया, ग, अंगा। अगर ये अल्प प्राण की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब महाप्राण की अगर बात करें, दूसरा है महाप्राण। महाप्राण, अगर महाप्राण की बात करें तो हवा मुख से ज्यादा निकलती है। हवा मुख से ज्यादा निकलती है। अब देखिए इसका 1, 3, 5 वाला कॉलम तो वो ले गए अल्प प्राण, तो बचा कौन सा? 2 और 4। ये किसका हो गया? ये हो गया आपका महाप्राण का। और महाप्राण में आपका श, श, स, ह ये क्या है? ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। ये शाखा शाह ये वही हैं। तो शाखा शाह ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। और 2 और 4 भी महाप्राण होते हैं। 2 और 4 का मतलब ये दूसरा, ये चौथा, तो इनको मिलाकर क्या बना जाके? ये बना जाके महाप्राण। क्या बना जाके? महाप्राण बना। अब जब इन्हें बोलेंगे तो आप हवा ज्यादा नहीं से बोलोगे, ख, हवा ज्यादा मुंह से निकली। आप बोल के देखिए, अब का बोलिए, क, हवा नहीं आएगी ज्यादा, बोले ख, हवा आई, ठीक है। तो इसीलिए इसे अल्प प्राण और महाप्राण में डिवाइड किया गया, क्योंकि हवा अगर ज्यादा मुंह से निकल रही है तो वो महाप्राण हो गया, और अगर हवा कम मुंह से निकल रही है तो वो अल्प प्राण हो गया। अल्प प्राण 1, 3, 5, महाप्राण 2, 4। अल्प प्राण में यारा लावा भी आ जाएगा और महाप्राण में शाखा शाह आ जाएगा। अगर यारा लावा नहीं याद कर रहे तो अल्प प्राण में आप याद कर लीजिए कि अंतस्थ व्यंजन, और इसमें क्या याद कर लीजिए? ऊष्म व्यंजन। क्लियर है, ठीक है। ये समझ आया आपको, ठीक है। इसमें अब बात करेंगे हम सघोष और अघोष के आधार पर। सघोष व्यंजन और अघोष। इन्हें हम कह सकते हैं कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। जो स्वर तंत्रियां होती हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर अर्थात गूंज के आधार पर। जब आप बोलेंगे तो वो जब आप वर्ड बोल रहे हैं तो गूंज आपके मुंह से कितनी निकल रही है, आपके कंठ से गूंज कितनी निकल रही है, उसे बोलते हैं हम। ये 2 टाइप के होते हैं, सघोष और अघोष। कौन कौन से? सघोष और अघोष। अब इसमें यह भी समझाने के लिए हमें इन्हें स्पर्श व्यंजन की जरूरत पड़ेगी, तो हम अल्प प्राण और महाप्राण को इरेज कर रहे हैं, ठीक है। 5 कॉलम है, बता चुके हैं। देखिए
इसमें क्या होता है, सघोष जो होते हैं इसमें गूंज होती है, इसमें गूंज होती है, इसमें गूंज होती है, मतलब जब उच्चारण करेंगे तो गूंज सी निकलेगी, मतलब जिसे आप बेस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं, 3 4 5, और या, र, ला, वा और हा भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, 3 4 5, तो 3 4 5 क्या है, ये है 3 4 5, तो ये क्या हुए, ये हुए सघोष। जब आप इन्हें बोलेंगे तो आपके मुंह से गूंज सी निकलेगी, जिसे बेस बोलते हैं वो निकलेगा। जैसे अब बोलेंगे ग, जब कंठ पे हाथ रखिए आप अपने, बोलिए ग, फिर बोलिए घ, अंगा, ज, झ, इया, ड, ढ, अड़ा, द, ध, न, प, भ, म। तो जब आप देखेंगे, आप इनका उच्चारण करेंगे, आप कंठ पे अपने हाथ रखेंगे, देखिए इतनी गूंज निकलती है। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं। अब अघोष क्या होता है, इसमें गूंज नहीं होती है, अघोष में इसमें गूंज नहीं होती है, इसमें गूंज नहीं होती है। अब भाई 3 4 5 चला गया तो बचा क्या, 1 और 2 बचा, और हा इधर चलाया तो उसमें क्या बचा, श श श, 3 बचे, हा तो इसका उधर चलाया उसमें व्यंजन का, तो इसमें क्या होती है, गूंज नहीं होती है। तो जब आप बोलेंगे इसमें तो गूंज नहीं, जब कंठ पे आते बोले क, ख, ज, झ, ट, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। देखिए अब जो आपको जो हल्की सी वाइब्रेशन आ रही होगी, तो स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं। अगर स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करेंगी तो कोई भी वर्ड का उच्चारण नहीं होगा। पर अगर गूंज और गूंज नहीं की बात होती तो आप इन्हें बोलेंगे घ, कितनी ज़्यादा गूंज बेस आया, गूंज आई। जब आप माइक पे बोलेंगे, माइक पे सिर्फ इन वर्णों को बोलिए आप, देखिए कितनी ज़्यादा एकदम मतलब लगेगा आपको बहुत ज़्यादा बेस निकल रहा है आपकी आवाज़ से, समझे। तो ये था अल्प प्राण, महाप्राण हो गया, सघोष और अघोष हो गया। अब आपका बचता है हमारे हिसाब से द्वित व्यंजन क्या होता है वो देख लीजिए, थोड़ा सा बचा है बस, वो भी खत्म करते हैं, आज व्यंजन समाप्ति कर देते हैं। द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन क्या होते हैं, जैसे हक्का बक्का, हक्का बक्का हो जाना, ठीक है। और आपका पक्का, कच्चा। तो इसमें देख रहे होंगे आपकी ये का ही है, दोनों जो एक आधा है एक पूरा है, पर है दोनों का। इसमें देखिए का है, इसमें भी है, इसमें भी का है, इसमें भी चा, देखिए एक आधा है एक पूरा है, इसीलिए इन्हें हम द्वित व्यंजन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं जो ये हमने स्वर बताए हैं, व्यंजन बताए हैं, अगर इन्हें एक उच्चारण स्थान इनका फिक्स कर दिया जाए कि अगर एक साथ इन सबको लिख दिया जाएगा तो वो कैसे लिखा जाएगा। ये सबसे लास्ट पॉइंट है ये स्वर व्यंजन का, इसके बारे में हम कुछ नहीं इसमें बताएंगे। और इसको आप अच्छे से सिर्फ इसको समझ लिए कि अभी तक जो क्लास आपने नहीं की है वो सब हो गया आपका। चलिए लिखते हैं कि सबका उच्चारण स्थान। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, फिर कंठ तालव्य, ओष्ठ हो गया, दंतोष्ठ हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, और फिर हो जाएगा आपका कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। जितने जितने उच्चारण स्थान होते हैं हमने सब लिख दिए। उसमें अब आते क्या क्या हैं, अब उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर कंठ की बात करी जाए तो इसमें आएगा आपका छोटा आ, बड़ा आ, और फिर का,
ख, ग, घ, अंगा, ये तो आएंगे ही आएंगे। फिर उसके साथ में हा आएगा और विसर्ग भी आएगा, हा आएगा और ये आपका जो विसर्ग होता है ये भी आएगा कंठ में। अब देखिए हमने जो अलग अलग बताया था, कंठ का उच्चारण स्थान, सॉरी स्वर का उच्चारण स्थान, व्यंजन का उच्चारण स्थान, अब सबको एक में लिख रहे हैं। देखिए ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये स्वर है, ठीक है, जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है, ये वो है। तो सबको एक साथ लिख रहे हैं, एक साथ समझते चलिएगा। तालव्य में ई और ई, फिर कौन सा आएगा तालव्य में, चा वर्ग, चा छा जझा इया, तो चा से इया तक आ जाएगा और इसमें या और शा भी आ जाएगा। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, यश, 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 आई कैन डू इट, यश वो वाला है। फिर बात करते हैं मूर्धा की। मूर्धा में ताता दाधा ना, फिर सरला, सॉरी नहीं, मूर्धा में आ जाएगा ऋ से ऋषि और फिर टा वर्ग। मूर्धा में आ जाएगा आपका ऋ से ऋषि और फिर टा वर्ग, टाठा डाठा अड़ा, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका, इसमें आपका शा आ जाएगा, ओढ़ा ओढ़ा आ जाएगा, शा भी होगा और अड़ा और अढ़ा भी होगा, ये आपका मूर्धा में आ जाएगा। फिर बात करते हैं दंत की। दंत में ताता दाधा ना और सरला, ता वर्ग, ताता दाधा ना, और फिर आ जाएगा आपका स र ल, सरल को सरल पढ़ सकते हैं हम, ठीक है, सरल को सरल पढ़ सकते हैं, इनका जिनका उच्चारण स्थान वर्ष से होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ओष्ठ की। ओष्ठ में आपका आ जाएगा उ और उ, फिर पा, फा, बा, पा वर्ग मतलब समझ लीजिए, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, पा से मा तक, ये आपका ओष्ठ में आ जाएगा। फिर उसके बाद दंतोष्ठ बचा। दंतोष्ठ आपको पता ही है, एक ही होता है, वो होता है वाह। फिर बता है कंठ तालव्य, ए और ए आता है। कंठोष्ठ ओ और ओ आ जाएगा, ओ और औ आ जाएगा। हमने जो भी आपको स्वर का उच्चारण स्थान, व्यंजन का उच्चारण स्थान सब बताया है, ये सब हमने आपको एक में दे दिया है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब हमारे हिसाब से स्वर में, व्यंजन में हमने 360 घूम लिया है, ठीक है, पूरा परिक्रमा कर लिया है इसका, कुछ बचा नहीं है। बचा भी होगा तो वो मतलब का नहीं होगा, तो व्यर्थ चीज़ों को छोड़ते हुए इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अंत में एक बात कहेंगे कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं ये अपने हेटर्स के लिए कह सकता हूँ, ठीक है, हेटर्स की वजह से ही कुछ मोटिवेशन मिलती है। हाँ, तो मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर धरती में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।